Good afternoon to everyone. Welcome back to the third episode of The Making of Indian Constitution and the British Legacy. मेरा नाम जहूर अहमद है. जैसे कि हमने पहले दो एपिसोड्स में पढ़ लिया था कि कौन कौन सी लेजिस्लेशंस, कौन कौन सी एक्ट्स ब्रिटिशर्स ने विद टाइम करे थे अपनी डोमिनेंस को इंडिया में स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए. पहले टू वीडियोज़ में हमने देखे थे काफ़ी सारी एक्ट्स लाए थे, उन्हें रेगुलेशंस लाए थे, जिसमें उन्होंने पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे लाया, भेजा. जब उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल किया तो देन फिर जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने डायरेक्टली इंडिया में कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारी एक्ट्स, काफ़ी सारी लेजिस्लेशंस करी. उसके बारे में हमने पढ़ा था. और लास्ट वीडियोज़ में हमने दो इम्पोर्टेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ा था. एक तो 1813 and secondly 1833 and the 1853 and the 1858 Act. One of the most defining acts in the Indian education system as well as the Indian society. 1813 में हमने देखा था कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे अब फोकस करना स्टार्ट करा था. इवन दो कि फॉर दैट पर्पस कि दे वांटेड इंडियंस एट द पोस्ट ऑफ क्लरिकल जॉब्स फॉर देयर हेल्प, बट समहाउ इससे काफ़ी हेल्प मिला था हमारे इंडिया को. हमारे जो एजुकेटेड लीडर उस टाइम पे एजुकेटेड पर्सन्स थे इंडियन सोसाइटी में, जो बाहर पढ़े लिखे थे, बाहर से पढ़ लिख के इंडिया में आए थे, जिससे काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स थे उस टाइम पे इंडिया में. राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंदा, ज्योतिराव फूले और भी काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की सोसाइटी को बनाने में, इंडिया की सोसाइटी को शेप करने में, रिस्ट्रक्चर करने में. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था उन रिफॉर्मर्स का इंडियन हिस्ट्री, इंडिया के सिस्टम को सेटअप करने में. तो जब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था 1813 में, उन्होंने एनुअली एक 1 लाख रुपीज़ का बजट के इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए स्टार्ट करा, जहाँ उन्होंने मेन फोकस रखा कि ये 1 लाख हम स्पेंड करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम्स पे, इंडिया के लोगों को पढ़ाने के लिए. और उसके अलावा उससे पहले हमने देखा था कि इंडिया में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन थे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था. गुरुकुल सिस्टम्स होता था जहाँ पे गुरु और शिष्य का रिलेशन रहता था, और कोई वेल डिफाइंड करिकुलम नहीं था, कोई फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते थे कि जैसे आज के टाइम पे आप पढ़ते हो पूरे साल, देन फिर आपसे एग्जाम्स दिया जाता है और आपको अगली क्लास में अपग्रेड करा जाता है. तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था इससे पहले. देन फिर हमने देखा था कि 1833 एक्ट में ब्रिटिशर्स ने ओपन एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था सिविल सर्विस का, लेकिन समहाउ हो नहीं पाया वो. और 1830 में उन्होंने क्या किया था कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि और ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम करा था इंडिया में. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया था. लॉर्ड कनिंग जो थी कि वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे. और उसके अलावा जो ट्रेड विद टी एंड चाइना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, उसको भी एबॉलिश कर दिया था. अब कंपनी ने डायरेक्टली स्टार्ट किया था वो चीज़ें भी. देन फिर 1853 में कि जो कि एक डिफाइनिंग एक्ट रहा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में अगर हम देखें, और पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि ओपन एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में. ओपन एजुकेशन सिस्टम जिसमें कि सिविल सर्विस के लिए इंडिया के लोगों को भी, अब वो भी इंडिया के लोगों के लिए ओपन करी गई थी. देन फिर फाइनली 1858 एक्ट आता है, जो कि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 आता है इंडिया में. और उस एक्ट के बाद जो क्राउन रूल है वो डायरेक्टली इंडिया में स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ फिर गवर्नर जनरल की पोजीशंस को वाइसरॉय डिजिग्नेट कर देते हैं. और जो लॉर्ड कनिंग थे वो पहले वाइसरॉय बनते हैं इंडिया के. और उसके बाद जो इंडिया है वो डायरेक्टली अब ब्रिटिश रूल के अंडर में आता है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आता है. तो 1858 रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ना रियलाइज हुआ कि ना वी कांट रूल द इंडियंस द वे वी वर डूइंग अर्लियर, नाउ वी हैव टू चेंज अवर पैटर्न ऑफ रूल्स एंड दी सिस्टम्स. देन फिर उसके बाद उन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशंस भी इंडिया में स्टार्ट किया था कि कौन कौन से ये जो गवर्नर वाइसरॉय की जो काउंसिल्स थी 1858 में उन्होंने क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश किया, और उसका वाइसरॉय. और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया है उसमें उन्होंने क्या किया, जो काउंसिल थी 6 मेंबर्स की, उसमें से जो 4 मेंबर्स थे उन मेंबर्स को इंडियन प्रोविंसेस से लाया गया. जैसे हमने पढ़ा था बम्बई, बंगाल, मद्रास एंड आगरा, उन 4 प्रोविंसेस से 4 मेंबर्स लाए और 2 वाइसरॉय के काउंसिल से लाए. तो इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी स्टार्ट की गई, और इवन और मोस्टली की लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करी गई थी इंडिया में. तो आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एक्ट ऑफ जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स है उसके बाद, इवन दो कि काफ़ी सारे हैं, बट जो मेन है उस पर हम फोकस करेंगे कि एक्ट ऑफ 1919 का हम देखेंगे ज़रा, 1919 का देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड देन 1947.
सो देन फिर हम इस सीरीज़ को हम कंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे जो बाकी फीचर्स हैं, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इसके बारे में देखेंगे। सो अगर आप बच्चों को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, आप उसको लाइक करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक भी करिएगा। तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रहेंगे ऐसे ही आपके प्यार से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हम थोड़ा देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या हुआ था, उसमें मेन पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर गए थे इंडिया में। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वहाँ पे मुस्लिम्स को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई, अलग रिप्रेजेंटेशन दी गई। और मेन चीज़ है कि जो डिवाइड ऑफ रूल एंड पॉलिसी की जो शुरुआत की गई थी उस एक्ट के से स्टार्ट करी गई थी। एक तो ये कि जो आईएनसी था 1885 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, उसके बाद 1907 में स्प्लिट होता है आईएनसी का, मतलब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में। जब सूरत में भी सूरत स्प्लिट होता है या कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पे आईएनसी में स्प्लिट होती है, काफ़ी दरारें पड़ जाती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। सो देन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जब उन्हें देखी ये चीज़ सिस्टम में, तो उन्हें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट करी। तो 1909 में उन्हें सबसे पहले ये चीज़ लाई कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस, जहाँ पे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दी और जहाँ पे उन्हें सीट्स शो स्टार्ट किए गए थे सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस के इंडिया में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में मेन पॉइंट तो यही है। और इसी पे क्वेश्चन आता है कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस फॉर मुस्लिम। सो जिससे क्या हुआ कि बाकी कम्युनिटीज फिर डिमांड करने लगी इन चीज़ों की, और जिससे कि सिविल स्ट्राइफ्स होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे बिटवीन द लीडर्स, क्योंकि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स, तो जिससे फिर अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी आए। सो उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट एक्ट है इसके बारे में हम देख लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। The act was attempted by British government to provide reforms pertaining to self-governance to approve wishes of Indians who were requesting for more involvement in functioning of India's administration। एक तो कि मेन पॉइंट हम देखें अगर कि जैसे मैंने बताया कि 1909 एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या किया गया था, इंडिया में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया गया था, रिलीजन के नाम पे रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करी थी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट स्टार्ट करा गया था। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को फर्दर इंटेंसिफाई करा गया था, इस चीज़ को और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि उसमें फिर बाकी कम्युनिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। और दूसरा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि डायरेक्ट सिस्टम भी इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया गया कि जो प्रोटेस्ट सब कर रहे थे, अब देखो जब 1909 में उन्होंने क्या किया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, एक कम्युनिटी को तो दे दी रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, तो जो बाकी कम्युनिटीज़ थी वो भी डिमांड करने लगी। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, उन कम्युनिटीज़ को भी दे दी, जिससे सिक्स को दे दी, एसटीज़ को देना स्टार्ट कर दी, एससीज़ को। उस टाइम पे एसटी के जो लीडर भी मौजूद थे इंडिया में, जो कि मैन प्रोमिनेंट लीडर रहते हैं फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भी काफ़ी सारे लीडर्स थे। सो फीचर्स क्या थे मैंने इस एक्ट के मैन, द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरची इन प्रोविंस, डबल सिस्टम। जो मैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रोविंसेस में डायरची, अब डायरची में क्या था, अंडर विच द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करा गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा गया डायरची सिस्टम में, डायर की। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट्स सच एज रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर व रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो ये सारे क्या रखे गए रिजर्व सब्जेक्ट्स में, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और ये एमसीक्यूज बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से रिजर्व सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो जिससे कि रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इनको कहाँ डाल दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स में। एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, और किसके कंट्रोल में, जो गवर्नर था प्रोविंस का उसके कंट्रोल में। वाइल अनइम्पॉर्टेंट आर लेस सब्जेक्ट्स, अब देखो जो लेस इंपॉर्टेंट थे, जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा, were transferred subjects and under the control of elected Indian members of different provincial legislature। तो जो इंडिया के अलग अलग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लाए थे उन्होंने
अलग अलग प्रोविंसेस थे, तो ये चीज़ें उन के लिए रखी गई। इवन दो कि ये भी इंपॉर्टेंट थे, बट ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम पे ये उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि एजुकेशन किसका देखना था? इंडिया के लोगों का। हेल्थ किसकी देखना था? इंडिया के लोगों का। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी इंडिया के लोगों के लिए थी। तो इन चीज़ों से ब्रिटिशर्स को उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था। दैट्स वाई इनको उन कैटेगरी में रखा था जो उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट थे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें उन्होंने इंडिया के लोगों के लिए रखी और बाकी चीज़ें अपने अंडर। सो थर्ड वन इज, सेकंड इज इट प्रोवाइडेड बाइकैमरल रीजम एट द सेंटर। बाइकैमरलिज्म मीन्स कि टू हाउसेस, जैसे लाइक इंडिया में लोकसभा राज्यसभा बाइकैमरल टू हाउस, या स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इसमें भी वही किया गया, डायरेक्ट में तो दो चीज़ें आ गई ना। तो सेंटर में उन्होंने क्या किया कि बाइकैमरलिज्म लाया, टू हाउसेस। द लोअर हाउस वाज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस वाज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो लोअर हाउस को क्या बोलते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड द अपर हाउस वाज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द एक्ट कंप्लीटली सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बाय द क्रिएशन ऑफ टू लिस्ट। तो जो एक्ट था इसने क्या किया? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली सेपरेट किया, दो लिस्ट एस्टेब्लिश करके। कौन कौन सी? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि अंडर द फेडरलिज्म देयर इज द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो हर एक लिस्ट में अलग अलग पावर्स को डिफाइन करा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस इन स्टेट एंड फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस एट द सेंट्रल लेवल। सो उसी तरह यहाँ पे भी क्या किया गया? अलग अलग लिस्ट लाई गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए। सो फर्स्ट की डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया, और रिजर्व सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट रखी गई इंपॉर्टेंट चीज़ें, और अनरिजर्व्ड में अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि ब्रिटिशर्स को लगते थे अनइम्पॉर्टेंट है। देन फिर सेकंड किया गया, बाइकैमरलिज्म सेंटर में स्टार्ट करा गया। लोअर हाउस को कहते हैं कि हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे अभी भी इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके अलावा इस एक्ट ने क्या किया? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट किया बाय इंट्रोड्यूसिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट। होप यू गॉट इट। लिख लीजिए, एक मिनट के लिए साइड में हटता हूँ। Now the next is कि the system of separate electorates were extended to। अब देखो जो मेन पॉइंट इसमें किया गया, जो ब्रिटिशर्स की मेन पॉलिसी डिवाइडेड रूल की, तो इसमें क्या किया गया कि द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सटेंडेड टू 6 इंडियन क्रिश्चियंस एंड द एंग्लो इंडियंस। इंडियन क्रिश्चियंस मींस इंडिया के जो क्रिश्चियन, मतलब कि इंडिया के लोग जो कन्वर्ट होते क्रिश्चियनिटी में, उसके अलावा एंग्लो इंडियंस जिनकी माँ इंडिया की थी, फादर इंग्लैंड के थे, या मदर इंग्लैंड की थी, फादर इंडिया के थे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस थे, बट रिसेंटली 21 में इसको डिलीट कर दिया गया। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए पहले 2 सीट्स होती थी, बट नाउ अब इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया करंट गवर्नमेंट ने। सो उनके लिए रिजर्वेशंस दी गई उस टाइम पे। सो द साइमन इस सिस्टम में, इस एक्ट में क्या किया गया? इनको सेपरेट इलेक्टेड दी गई। तो ये भी एक मेन प्रोविजन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, यहाँ मोंटेगो चेम्सफोर्ड और रिफॉर्म्स का। देन फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक कमीशन बनाया, साइमन कमीशन 1927। एक्चुअली 1929 में आना था, बट 1927 में आता है समहाउ। तो उसमें ने ये बताया कि इंडिया में हमने जो रिफॉर्म्स लाए थे 1990 में, जो हमने एक्ट लाया था, जो चीज़ें करी थी, तो वो कितना इफेक्टिव रहा, उसकी मतलब कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी इफेक्टनेस को देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम 10 साल बाद हम कमीशन बिठाएंगे। बट समहाउ क्या हुआ कि ऐसी कंडीशंस हो गई ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उनको लगा इससे, मतलब कि वहाँ पे चल रहा था सिस्टम कि वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, वो डिसोन करी जाएगी, कि न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी। तो उस डर से उन्होंने क्या किया कि पहले ही 10 ईयर पहले ही उन्होंने क्या किया, एक कमीशन भेजा इंडिया में। बट ये जो कमीशन जब इंडिया में आता है, तो इंडिया में जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सब इस कमीशन को रिजेक्ट करते हैं। द रीजन वाज देयर वाज नॉट ए वन मेंबर इन दिस कमीशन, ऑल द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। जब वो कमीशन इंडिया में आते हैं तो सारी पार्टीज उस कमीशन को डिसोन करती है, क्योंकि उसमें इंडिया का एक भी मेंबर नहीं था। तो देन फिर कैसे जो कमीशन ये अनबाइज्ड हो सकता है। डन। तो साइमन कमीशन कब आता है? नवंबर 1927 में, कि 2 ईयर्स बिफोर द शेड्यूल के पहले से। इसमें बताया था कि 2 ईयर बाद आना था, लेकिन पहले ही। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ ए 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन। तो 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन सिमन। तो इनका चेयरमैनशिप कौन था? सर जॉन सिमन। स्टैट्यूटरी मीन्स कि जिसमें कि
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के या क्वीन के ऑर्डर से। जैसे इंडिया में अगर हम कहेंगे स्टैट्यूटरी कमीशन, तो एक होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो विद आर्टिकल, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 238 एंड आर्टिकल 238 वो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन से ऑलरेडी। लेकिन इससे वाला कोई कमीशन जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या बाकी कमीशन रहते हैं जो कि विद आर्टिकल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं, जो कि बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बनती है। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी कमीशन था और कौन इसका हेड था? सर जॉन सिमन। और इसको क्या काम था? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड इट्स सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को देखना था, उसके अलावा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन पे। द कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट्स वर अपोज्ड एंड बायकॉटेड बाय ऑल द मेजर पार्टीज इन इंडिया। तो ये जो कमीशन था, उसकी जो रिपोर्ट थी, वो सब जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया में, उन्होंने बायकॉट करा। फ्यू ऑफ द रिकमेंडेशंस इट मेड वर, अब कुछ रिकमेंडेशंस जो इसने बनाई, इवन तो कि बायकॉट करा गया सब पार्टीज ने, सभी सेक्शन से सभी ग्रुप्स ने, बट स्टिल समहाउ इसने फिर भी कमीशन बना ली। ये जो कमीशन था इसने फिर भी अपनी रिपोर्ट बना ली, अपनी फाइंडिंग्स करी, और अपनी उन फाइंडिंग्स में इन्हें क्या रिकमेंड करा? एबॉलिशन ऑफ डायरची। पहला पॉइंट क्या इन्होंने करा कि डायरची को एबॉलिश करा जाए इंडिया में। देन क्रिएशन ऑफ फेडरेशन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, और फेडरेशन क्रिएट करा जाए ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। फेडरेशन में डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट। अब फेडरेशन क्या होगा वो हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैंने इनका एक रिकमेंडेशन था एबॉलिशन ऑफ डायरची, एंड द सेकंड वाज क्रिएशन ऑफ फेडरेशन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। देन 1928 में एक और रिपोर्ट आता है, नेहरू रिपोर्ट 1928। अब क्या होता है कि 1927 में ये कौन नेहरू होते हैं? मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ब्रिटिशर्स चैलेंज रखते हैं इंडियंस के सामने कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग में इतना एक्यूमेनी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सको या कंट्री को रन कर सको, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडिया के लोग कैपेबल ही नहीं है कंट्री को खुद गवर्न करने के लिए। तो जब उन्हें चैलेंज रखा, ये चैलेंज दिया उस टाइम लीडर्स को, तो जो पंडित ये जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया? इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा, और भी लीडर्स थे उनके साथ। तो फिर उन्होंने एक बना के दिखाया कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे, उसको नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 कहते हैं। और इस रिपोर्ट में क्या था? द नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 वाज ड्राफ्टेड इन रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन हैविंग डिमांड सच एज डोमेन स्टेटस ऑफ इंडिया। इसमें क्या था? डोमेन स्टेटस ऑफ इंडिया, कि ऑटोनोमस स्टेटस इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट। इसमें क्या था? डोमेन स्टेटस ऑफ इंडिया, रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और नेहरू रिपोर्ट में क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो नेहरू रिपोर्ट पूछा जाता है कि कब आती है, और इसमें फिर मेन प्रोविजंस क्या थे? तो रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि हर एक एडल्ट को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। जैसे अभी करंट इंडिया में 18 ईयर्स से अब जो भी है उनको राइट टू वोट है, इससे पहले 21 ईयर्स था। तो वही टाइम चेंज होता रहता है। तो उस टाइम पे भी जितने भी एडल्ट मेंबर्स थे उनको राइट टू वोट होना चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मीन्स कि हर एक सेक्शन के, हर एक कास्ट के, हर एक कम्युनिटी के, हर एक रीजन के लोगों का। हाउ द रिपोर्ट फेल्ड टू गेन कंसेशन ऑफ ऑल पार्टीज। लेकिन ये जो रिपोर्ट है उसको सभी पार्टीज का सपोर्ट नहीं मिला नेहरू रिपोर्ट को। एग्जाम्पल से जिन्ना रिजेक्ट द रिपोर्ट, जो मुस्लिम लीग के उस टाइम पे पैटर्न चीफ थे आई थिंक मोहम्मद अली जिन्ना, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करा। thereby demanding a separate electorates, and Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose rejected the report on dominant status as they demanded पूर्ण स्वराज। जीना ने तो इस बेस पे मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रिजेक्ट किया कि ही डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स, एंड जो यंग लीडर्स थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए हमें, बट कंप्लीट स्वराज चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस मीन्स कि इंडिया में तो हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, रूल तो चाहिए, लेकिन फिर भी उसको सुपरवाइज ब्रिटिशर्स ही करेंगे। डोमिनेंट स्टेटस का ये था कि ऑल्दो कि वी विल बी इंडिपेंडेंट, विल बी ऑटोनॉमस, बट इट विल बी सुपरवाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। बट जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। कंप्लीट इंटरफेरेंस, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो ये डिमांड उन्होंने करा, दैट्स वाई उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। दैट्स वाई इस रिपोर्ट को सभी पार्टीज का कॉन्सेशंस नहीं मिला, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो अब आपको समझ आ गया होगा साइमन कमीशन नेहरू और रिपोर्ट का। नेक्स्ट इज, अब देखो कि इसमें नोट क्या आएगा कि द डिक्लेरेशन टू अटेन पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस
was taken in INC's लाहौर सेशन इन December 1929। अब जो डिक्लेरेशन ने लिया, रेजोल्यूशन ले लिया था आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो रेजोल्यूशन दिया था पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, तो जब उनका लाहौर सेशन में हुआ था वहाँ पे उन्होंने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा। और इम्पॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आता ही आता है पेपर्स में कि कब आईएनसी ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स साइड कॉन्वेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखो उस टाइम पे एक और चीज हो गई थी, गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखा था ब्रिटिशर्स के सामने। कि साल्ट मार्च स्टार्ट होने से पहले गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखा था और अल्टीमेटम दिया था कि अगर इन डिमांड्स को एक्सेप्ट ना करा गया तो वो विल लॉन्च कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो उसके बाद जो उस टाइम के जो वाइसरॉय थे इंडिया में, लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी जी को बुलाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कि बातचीत करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं। वो जो 11 डिमांड्स बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है, देन फिर ब्रिटिशर्स गांधी जी को बुलाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के जो लीडर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीनों कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। गांधी खाली एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सेकंड वाले में। उसके बाद वो डिसपॉइंट होकर वापस आ जाते हैं और फिर लॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन की गई कब? नवंबर 1930, सितंबर 1932 एंड नवंबर 1933 रेस्पेक्टिवली। इंपॉर्टेंट है, कंप्राइजिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसेस स्टेट। इसमें कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडिया के और इंडियन प्रिंसेस स्टेट्स के। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लंदन में थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया में कि जो इंडिया में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वाइसरॉय के काउंसिल्स के साथ, और प्रिंसेस स्टेट्स के इंडिया उस टाइम पे अलग अलग किंगडम से बैठा हुआ था, तो वो जो अलग अलग प्रोविंस के किंग्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। A white paper on constitutional reforms was prepared and submitted for the consideration of the Joint Selecting Committee of the British Parliament। तो एक white paper में डिमांड रखी गई और वो सबमिट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। The recommendation of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of India Act 1935। अब देखो इसमें जो डिमांड करी गई, इसमें जो रिकमेंडेशंस दी गई, उनको एड ऑन करा गया नेक्स्ट, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है एक और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें से हमने काफ़ी फीचर्स अडॉप्ट करे अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो इसमें जो डिमांड्स की गई, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी गई, तो उनमें से फिर काफ़ी डिमांड्स को जो फिर वो एक नया एक्ट लाते हैं 1935 वाला, और उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट जब गांधी जी जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वो जिन चीज़ों की डिमांड करते हैं वो रिजेक्ट करी जाती है। देन फिर वो डिसपॉइंट होकर वापस आते हैं और रिलॉन्च करते हैं फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। लेकिन फिर उस लेवल पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो तो सक्सेसफुल होता ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थी इंडिया में, उनके सामने स्वराज का सेम मीनिंग नहीं था कि हमने इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। किसी के लिए स्वराज का मीनिंग ये था कि टैक्स रिड्यूस हो जाए, जैसे जो हाई लैंडलॉर्ड्स थे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और उनको वो माफ़ होना चाहिए था। या जैसे ट्राइबल्स था, उनके ट्राइबल राइट्स में इंटरफेरेंस हो रहा था, तो उनके लिए वो इंडिपेंडेंस था। तो कॉन्सेशन नहीं थी, मीन्स कि सब जो सोसाइटी के लोग थे वो मिलजुल के नहीं लड़ रहे थे। दैट्स वाई जब रिलॉन्च करते हैं गांधी जी मूवमेंट को, तो वो सोचते हैं कि अभी हमें क्या ही फ़ायदा है, जब पहली बार हमने इनका साथ दे दिया तो उतना फ़ायदा हमें हुआ ही नहीं, बेनिफिट तो हुआ ही नहीं, इवन कि ब्रिटिशर्स ने हमें ज़्यादा रिप्रेशन किया, तो अब अगर हम फिर जाएंगे तो हमारा फिर से नुकसान होना है। सो दैट्स वाई कि जब रिलॉन्च करते हैं गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। और फिर जब वो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिसपॉइंट होकर आते हैं, तो देन फिर वो फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। और उस टाइम पे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, उन्होंने भी डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टेड फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए वो फाइट कर रहे थे, और जिसके लिए गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे उन दोनों के बीच में इस चीज़ों पे। और गांधी जी जिन्होंने ऐसे को स्टेटस दिया था हरिजन कि गॉड, चिल्ड्रन ऑफ द गॉड्स। और देन फिर वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और फिर एक पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर और गांधी के बीच में, जहाँ पे फिर इस चीज़ को रिजॉल्व करा जाता है, जहाँ पे गांधी जी कुछ टर्म्स एक्सेप्ट करते हैं अम्बेडकर के, और कुछ अम्बेडकर कुछ गांधी जी की टर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो पूना फैक्ट होता है फिर 1932 में, जहाँ पे मदन मोहन मालवीय का ऑन बिहाफ ऑफ अम्बेडकर साइन करते हैं उस पैक्ट को। डन। सो कम्युनल अवार्ड, जैसे हमने देखा था अभी कि 1932 में क्या होता है कम्युनल अवार्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो इंटेंसिफाई कर ही रहे थे इन चीज़ों को, उनका तो मेन पॉलिसी था ही डिवाइड एंड रूल करना। वो तो चाहते कि किसी भी तरह जो यूनिटी हो, जैसे कि उस टाइम पे अभी जो बन रही थी अभी यूनिटी, उसको फिर से ख़त्म किया जाए ताकि हम रूल कर सकें काफ़ी टाइम तक इंडिया में। तो उस यूनिटी को फिर से कैसे ख़त्म करा जाए,
वो हर कोई मौका देखते थे और उस चीज़ को यूज कर रहे थे। सो कम्युनल अवार्ड आता है 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड, जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनने कम्युनल अवार्ड्स लाए थे, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अनाउंस द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द माइनॉरिटीज कॉल्ड एज द कम्युनल अवार्ड, कि जो भी माइनॉरिटीज इंडिया में उनके लिए उन्होंने क्या करा कि रिप्रेजेंट स्टार्ट करी, और जिसको क्या कहते थे, कम्युनल अवार्ड। जिसे मैंने अभी बताया आपको, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। Which extent is separate elected for depressed classes? Depressed classes means scheduled caste as well, है ना। एक तो माइनॉरिटीज के लिए था ही, जो उन्होंने 1919 से स्टार्ट किया था, 1909 से स्टार्ट करा था, बट इस टाइम पे उन्होंने क्या किया अब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी। और उनके जो लीडर्स थे उस टाइम पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द कम्युनल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस वेंट ऑन फॉर फास्ट टू डेथ इन यरवाड़ा जेल, इंपॉर्टेंट है, पूना में। तो Gandhi was against this act. He was against the division of society on the basis of communal accord or on the basis of communal divisions. And he उस टाइम पे वो जेल में थे क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो फिर गांधी जी को अरेस्ट करा गया था। तो उस टाइम पे जेल में थे और वो जेल में ही फास्ट एंड टू डेथ स्टार्ट कर देते हैं। Which attempted Hindu joint electorate with reservations, which accept Hindu joint electorate with separate reservation for depressed classes. This argument settlement was known as Pune Pact. अब देखो इसमें क्या था कि इसमें जो सेपरेट इलेक्टेड था फिर किनके लिए, हिंदू के, क्योंकि एक्सेप्ट तो ब्रिटिशर्स ने करा था ना, तो वहां पे उनको सेपरेट इलेक्टेड दिया गया था, हिंदू सेपरेट इलेक्टेड्स में जो डिप्रेस्ड कास्ट के लिए था। तो जिस सेटलमेंट को क्या कहते हैं, पूना पैक्ट, जिसे मैंने बताया था। फिर गांधी जी और अम्बेडकर बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ नेगोशिएशंस कर देते हैं और फिर एक पैक्ट हो जाता है जिसमें वो रिजॉल्व हो जाते हैं। डन। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि रामसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया गया था, जहाँ पे डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशंस लाई गई थी, और जो गांधी थे वो उस रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे और उन्होंने फिर फास्ट इन टू डेथ स्टार्ट करते हैं यरदा जेल में, और देन फिर फाइनली पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। Now the most important act is Government of India Act 1935, one of the important act. इस एक्ट में क्या था, The act was yet another attempt of British administration to establish responsible government in India. कि एक और अटेम्प्ट था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडिया में हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टार्ट करें, मतलब इंडियन के हाथ में हम गवर्नमेंट दें। द एक्ट वाज लेंथली डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 320 सेक्शंस, तो बहुत ही बड़ा लेंथी डॉक्यूमेंट था, इसमें 321 सेक्शंस थी, 10 शेड्यूल थी। वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस एक्ट, तो काफ़ी सारे प्रोविजंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इस एक्ट से हमने अडॉप्ट करी है, इस एक्ट से हमने एड ऑन करी है। सो मेन फीचर इस एक्ट के क्या है, इट प्रपोज फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट, जैसे आज इंडिया में है फेडरेशन, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स, सेंटर एंड स्टेट। तो जो फेडरेशन का प्रोविजन है वो हमने इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लाया हुआ है। द एक्ट demarcated the powers between center and units in terms of 3 लिस्ट, तो जो फिर 3 लिस्ट का प्रोविजन आता है हमारे पास, उस टाइम पे उसका क्या नाम था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और आज इनकी लिस्ट का क्या नाम है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट सिस्टम भी वहीं से आया, ये चीज़ें भी वहीं से आई, ये भी मेन फीचर था। वाइसरॉय हैड रेजिडरी पावर्स, और इसके अलावा जैसे मान लो फेडरल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, फेडरल लिस्ट में जो चीज़ें थी, प्रोविंशियल लिस्ट में जो चीज़ें थी, कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीज़ें थी, इसके अलावा भी जो चीज़ें जो टाइम चेंज होती है सोसाइटी में। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे आईटी नहीं था, इंटरनेट प्रोविजंस नहीं थे उतने, जहाँ पे कि ऑनलाइन आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सके, आपका डेटा लीक हो सके। तो दैट्स वाई ये रेजिडरी पावर्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर 2017 में राइट टू प्राइवेसी लाया, कि पुट्टास्वामी वर्सेस ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें करा गया कि राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ में एड ऑन कर दिया गया, या एलजीबीटी राइट्स को, या बाकी चीज़ें जो कि सोसाइटी के नीड्स चेंज के हिसाब से ये चीज़ों को लेजिस्लेट करना पड़ता है। तो ये सारे आता है रेजिडरी पावर्स में, ये ना यूनियन लिस्ट में आता है, ना स्टेट लिस्ट में, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, और ये सेंटर के पास ही पावर रहती है। तो यहाँ पे भी जो रेजिडरी पावर्स है वो गवर्नर के पास रहा। हाउ हुआ द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसेस स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट, लेकिन ये जो फेडरेशन कभी आया ही नहीं, क्योंकि जो प्रिंसेस स्टेट से उन्होंने इसमें ज्वाइन ही नहीं किया, उन्हें अपनी पावर छोड़ी ही नहीं। The act ended डायरकी इन द प्रोविंस एंड गिव ऑटोनॉमस ऑटोनॉमी टू प्रोविंस, उसके अलावा डायरकी सिस्टम को भी खत्म कर एबॉलिश कर गया इस एक्ट से, जो कि 1919 एक्ट में लाया गया था, और प्रोविंस को ऑटोनॉमी कर दी गई। द एक्ट मेड गवर्नर प्रोविंस टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स इन प्रोविंस, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। दिस एक्ट ने क्या किया गया, जो क्या करा गया कि जो गवर्नर होगा प्रोविंसेस को, कि वो एक्ट करेगा ऑन द एडवाइसेस गिवन बाय द मिनिस्टर्स।
दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 1937 एज वाज डिसकंटिन्यूड बाय 1939। तो ये कब इंट्रोड्यूस करा गया था? 1937 में, और खत्म कर दिया गया 1939 में। बाइकैमरिज्म 2 वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। और बाइकैमरिज्म भी इंडिया में उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करा गया 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में, 6 प्रोविंस में बाइकैमरिज्म स्टार्ट करा गया। तो आज आपका मतलब कि कमेंट में बच्चों आप ये कमेंट करना कि इंडिया में कितनी स्टेट्स में बाइकैमरिज्म है? 2 हाउसेस है, नेशनल लेवल पे तो है ही है। और कौन कौन से स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है, कौन सी स्टेट्स में? और ये क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कमेंट में आप बताइएगा कि कितनी इंडिया की कितनी स्टेट्स में बाइकैमरिज्म है, 2 हाउसेस है। So that also proposed the establishment of diarchy at the center, but these provisions never came into effect. The Council of India, as created by the Government of India Act of 1858, to assess the sect of state was removed, and the sect of state was added a new term of sect of state was now provided new term of advisor. उसके अलावा इन्होंने क्या किया यहाँ पे प्रपोज किए डायरकी सेंटर में एस्टेब्लिश करना है, लेकिन ये कभी इफेक्ट में आया ही नहीं। ये जो ने रिकमेंडेशन करा है, जो प्रोविजंस करा, ये वाला इफेक्ट में कभी आया ही नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसने सेक्टर ऑफ स्टेट एस्टेब्लिश करी थी गवर्नर वाइसरॉय के एसेंस के लिए, उसको रिमूव करा गया, और जो सेक्टर ऑफ स्टेट है उसको अब टीम ऑफ एडवाइजर प्रोवाइड करी गई। डन। सो 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूँ, आप लिख लीजिए इसको। देन उसके अलावा जो मेन फीचर था इस एक्ट का, द एक्ट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, मीन्स कि काफी सारे लोगों को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करे गए, फ्रेंचाइज एक्सटेंड करा गया। अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट, कि 10% लोगों को वोटिंग और राइट्स प्रोवाइड करे गए इस एक्ट के थ्रू। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके अलावा क्या क्या, जैसे आज के टाइम पे आप यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो भी यहीं से है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट करा गया और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट करा गया। देन इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कि फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश करा गया, जो कब करा गया? 1937 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेडरल कोर्ट कब एस्टेब्लिश करा गया? 1937 में। देन कि फ्रेंचाइज को एक्सटेंड करा गया इस एक्ट के में। देन फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश करा गया। देन फिर फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश करा गया 1937 में। Now the next is and the last act of Indian Independence Act of 1947. अब देखो इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में काफ़ी सारे प्रोविजंस रहते हैं। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हुआ था, तो उससे भी ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, वो भी एक रीज़न था। और उसके अलावा काफ़ी सारी जो मूवमेंट्स इंडिया ने भी स्टार्ट की, से क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उससे पहले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, देन फिर लास्ट वन क्वाइट इंडिया मूवमेंट। सो जो इंडिपेंडेंस एक्ट के में क्या था कि द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैलमेंट एटली, जो उस टाइम पे जो से कैलमेंट एटली had declared that British rule in India would end on June 30। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि 30 जून को जो ब्रिटिश रूल है वो खत्म हो जाएगा 1948, एंड द पावर वुड बी ट्रांसफर टू इंडियंस, और पावर किन को ट्रांसफर कर दी जाएगी? इंडिया के लोगों को। दिस न्यूज वाज नॉट फेवरेबल टू मुस्लिम लीग, लेकिन ये जो न्यूज थी वो मुस्लिम लीग के लिए फेवरेबल नहीं थी। क्यों? हु हैड डिमांडेड सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, जिन्होंने क्या किया था? डिमांड सेपरेट होमलैंड मुस्लिम्स के लिए। ये जो न्यूज थी ये फेवरेबल नहीं थी मुस्लिम्स के लिए, जिन्होंने सेपरेट होमलैंड किया था डिमांड मुस्लिम्स के लिए। ऑन जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, केम फॉरवर्ड। सॉरी यहाँ पे 1947 आएगा, 48 नहीं, 47। सो ऑन जून 3, 1947 में क्या होता है? जो लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, came forward with the partition plan which came to be known as Mountbatten plan। तो 3 जून 1947 को वो एक प्लान लाते हैं पार्टीशन प्लान का, कि इंडियन पाकिस्तान के 2 डोमेन्स में, और जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं, कि 3 जून को वो प्लान लाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कब लाया था माउंटबेटन प्लान या पार्टीशन प्लान, एक ही बात है। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड ब्रोट टू लाइफ बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो उन्हें जो प्लान लाया अब पार्टीशन का, वो मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट करा और कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट करा, और इफेक्ट में किसने लाया इसको? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्लान को एक्सेप्ट करा गया। डन। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैलमेंट एटली क्या कहते हैं कि नाउ ब्रिटिश वुड
and the British rule in India on 30 June 1947, and all the powers will be transferred to the Indians. But this news was not favorable to the Muslim League, who had demanded separate homeland for the Muslims. And then on 3rd June 1947, Mountbatten came with a partition plan, also known as Mountbatten Plan. So, and the plan was accepted by both the Muslim Leagues and the Congress, and it came into effect by the इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इस एक्ट को इंप्लीमेंट में लाया गया. देन सो मेन फीचर्स क्या थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के? द एक्ट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड अनाउंस द क्रिएशन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 1947. पहली बात तो ये कि ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में एबॉलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट डोमेन डिक्लेयर कर दिया जाता है अगस्त 1947 से. देन इट मेड प्रोविजंस फॉर पार्टीशन ऑफ इंडियाज टेरिटरी and thus established India and Pakistan as two separate domains with right to succeed from British Commonwealth. और उसके बाद इसने प्रोविजंस लाए कि टेरिटोरियल डिवीजन्स हो गए. अब इंडिया दो हिस्सों में बट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान. और उसके अलावा ये प्रोविजन रखा गया कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ रहना चाहते हैं या सेपरेट रहना चाहते हैं. ठीक है ना. ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में क्या था एक्चुअली कि कॉमनवेल्थ क्या होता है कि जितने भी एरिया थे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, क्योंकि नॉट ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान वर अंडर देयर कंट्रोल. काफ़ी सारे देश थे, ऑलमोस्ट 54 देश जो कि आज ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पार्ट आते हैं. तो ये कोई एक वॉलंटरी प्रोविजंस, ये कंपलसरी मेंबरशिप नहीं थी, वॉलंटरी प्रोविजंस. तो अपनी मर्जी है कि आप इसमें ज्वाइन करो कि नहीं करो. कि वो वाले प्रोविंस, वो वाले नेशंस आते हैं जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे कॉलोनाइजेशन के टाइम पे, तो उसके लिए कॉमनवेल्थ उन्होंने क्रिएट करा. तो अब उस कॉमनवेल्थ के वो पार्ट आए ना आए ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. The act abolished Viceroy's office and appointed Governor General for the administrator as a caretaker. उसके अलावा जो वाइसरॉय का ऑफिस था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, और जो गवर्नर जनरल है उसको एज केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया. जैसे कि जब इंडिया में इलेक्शंस होने होते हैं तो पीएम रेजिग्नेशन देता है, तो उस टाइम तक कोई केयर टेकर पीएम बना दिया जाता है. तो वैसे ही जब तक इंडिया में ट्रांसफर ऑफ पावर्स हो, इंडिया फिर से अपना रूल स्टैब्लिश करे, तब तक गवर्नर जनरल जो थे कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके साथ केयर टेकर गवर्नर जनरल रखा गया ताकि स्मूथ ट्रांसफर पावर्स हो सके. देन फर्स्ट फीचर वाज कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट. एंड सेकंड वाज कि इट मेड प्रोविजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमेन्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड विद देयर राइट टू सक्सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ आफ्टर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. और कॉमनवेल्थ क्या था मैंने आपको बता दिया. देन थर्ड वन कि इट एबॉलिश वाइसरॉयस ऑफिस एंड मेड गवर्नर जनरल एज ए केयर टेकर for the smooth functioning of administrations in India. Then hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है. Next is कि the act give power to the respective constituent assemblies. Constituent assembly means कि जो अब इंडिया के लिए थी और पाकिस्तान की टू डोमेन्स की जो constituent assemblies थी to frame and adopt a constitution for the respective nations and to repeal any act of the British. कि वो अपने देश के लिए अपनी मर्जी का constitution बनाए और किसी भी एक्ट का, ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को वो रिपील कर सके, अबॉलिश कर सके उन एरियाज में. पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ आल्सो टू फ्रेम एनी लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द टेरिटरीज अंटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रेडी. एक तो कि वो किसी भी एक्ट को रिपील कर सकते हैं जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे गए थे, इफेक्ट में लाए थे. और उसके अलावा वो अपने लिए किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज या टेरिटरीज को अपने एरियाज के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रेम कर सकते हैं जब तक ना वो अपने देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रेडी करें. देन इट एबॉलिश ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसी स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 15, 1947. उसके अलावा तो हमने देख लिया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस है वो भी खत्म हो जाता है, और जो पैरामाउंटेंसी होती है, जो सुप्रीमेसी होती है ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वो भी एबॉलिश हो जाती है. और उसके अलावा जितने भी ट्रीटी रिलेशंस रहते हैं ट्राइब ऑफ पाकिस्तान के वो भी खत्म हो जाते हैं जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे. अब वो इंडिया पाकिस्तान के रेस्पेक्टिव डोमेन्स रेस्पेक्टिव रूल्स के अकॉर्डिंग रहेंगे. देन द एक्ट गिव फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द इंडियन प्रिंसी स्टेट्स टू आइदर जॉइन इंडिया पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. कि जो भी इंडिया में जितनी प्रिंसी स्टेट्स थे, जितने भी रीजन्स थे, उनकी अब अपनी चॉइस है, या तो इंडिया के साथ रहे या पाकिस्तान के साथ रहे, उनकी अपनी चॉइस. दस एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, कि जो मिडनाइट था 14-15 अगस्त 1947, द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द डोमेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो पावर को ट्रांसफर किया गया और ब्रिटिश रूल इंडिया में एबॉलिश हो जाता है. लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के. पॉइंट भी नोटेड कि इंडिया के बनते हैं. द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज अबॉलिश, और जो ऑफिस था गवर्नर जनरल का वो भी अबॉलिश कर दिया गया 1950 में। एंड माउंटबेटन swore in जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो माउंटबेटन ने क्या किया, इसको वो ले लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डोमेन। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी 1946 में, 3 years बिफोर, वो इंडिया का पार्लियामेंट बनता है। वो उस टाइम पे अब 2 फंक्शंस कर रही होती है साइमल्टेनियसली, कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया भी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया भी। डन। सो मेन चीज़ जो नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड अंडर द बाउंड्री कमीशन हेडेड बाय रेडक्लिफ। तभी इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम भी है क्या? रेडक्लिफ लाइन। इसको कौन हेड कर रहे थे? रेडक्लिफ। पाकिस्तान गॉट प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब। पाकिस्तान को कौन कौन से प्रोविंस मिले? वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्टियर फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ शाइलेट इन असम। The referendum in the northwestern frontier provinces and Shailet was in favor of Pakistan. Referendum means कि वहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप किस एरिया में जाना चाहते हो, अब किन लोगों के साथ आप जाना चाहते हो। तो रेफरेंडम में उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम में एक्चुअली क्या होता है कि एक लेजिस्लेशन लाई जाती है, देन फिर लोगों से पूछा जाता है, अगर मेजोरिटी ऑफ लोग उस पर वोट कर देते हैं तो वो पास हो जाता है। तो वैसे ही इन एरिया में फिर लोगों से पूछा गया कि आप किस के साथ रहना चाहते हो, तो यहाँ पे फेवर में किसके गया? पाकिस्तान के। So the interim government members were actually the members of the Viceroy's Executive Council. Interim government में जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी अभी जो 1946 में बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसमें जो टेम्परेरी मेंबर्स थे वो किसके मेंबर्स थे? जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वही मेंबर्स थे उसमें भी। द वायसराय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ काउंसिल एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। तो वायसराय जो था कि वो उस काउंसिल का हेड था, और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस काउंसिल के। डन। सो थैंक यू, होप आपको समझ आ गया होगा। तो विद दिस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड था वो तो कंप्लीट होता है। तो आज नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में, कि जो मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे प्रियम्बल, देन फिर फंडामेंटल राइट्स, इलेक्टोरल प्रिंसिपल्स, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो होप आप सबको ये चीज़ें समझ आ गई होगी और अच्छे से आपने देख लिया होगा। तो अच्छे से रिवाइज किएगा, देन फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको जो भी मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए उनका भी आंसर करिएगा। सो विद दैट, थैंक यू, गुड बाय।